हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, ठीक है। जो हम लोग पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़े थे हिंदी मीडियम में? एक नया चैप्टर था ना, न्यूटन की गति का नियम। हेडिंग था न्यूटन की गति का नियम। इन लोग को पढ़ना है, ठीक है। क्लास 11 है, हिंदी मीडियम के बच्चे रहेंगे। सब्जेक्ट आप जानते ही हो, फिजिक्स। सब्जेक्ट क्या है बेटा? फिजिक्स, ठीक है। तो जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा न्यूटन का गति विषयक नियम। गति विषयक नियम, ये पढ़ना है, न्यूटन का गति विषयक नियम, ठीक है। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। उसमें जो बल की संकल्पना है उस पर थोड़ा ध्यान देना, मैं पढ़ने चल रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि बल की संकल्पना किए बिना जो है हम इन सब चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, कह रहा है कि किसी पिंड को जो विरामावस्था में है उसे गति में लाने के लिए बल की आवश्यकता होती है। ये आप अच्छे से जानते हो। किसी पिंड को जो विरामावस्था में है उसे गति में लाने के लिए बल की आवश्यकता होती है तथा गतिमान वस्तु को त्वरित या मंदित करने तथा उसकी दिशा बदलने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है। हो गया। बल उत्पन्न करने का बाह्य साधन हाथ, वायु, जलधारा आदि है जो पिंड के संपर्क में होते हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा उत्पन्न बल को संपर्क बल कहते हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा उत्पन्न बल को संपर्क बल कहते हैं। किसी मीनार की चोटी या ऊंचे भवन से मुक्त किया गया पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से त्वरित होकर नीचे गिरता है। कोई क्षण चुंबक कुछ दूर स्थित लोहे या लौह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। कोई दो विद्युत आवेश कुछ दूरी पर स्थिर रहने पर एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि बाह्य साधन जैसे गुरुत्वीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल बिना संपर्क के कुछ दूरी से भी बल को आरोपित कर सकते हैं, ठीक है ना। दो वस्तुओं के बीच वह खिंचाव या वह धक्का है जो एक पिंड दूसरे पिंड पर आरोपित करता है। दूसरे शब्दों में पिंडों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया बल कहलाता है, ठीक है ना। तथा बल सदैव युग्मों में पाया जाता है। बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बल की जो संकल्पना है और उसके बारे में अभी हम जब न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ेंगे तो वहाँ से अच्छे समझ में आएगा। कन्फर्म हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। देखो क्या लिखेंगे? न्यूटन के का गति विषय नियम, इसके बारे में लिखेंगे न्यूटन ने गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण या गति से संबंधित प्रमुख तीन नियम दिए। ठीक है ना। प्रमुख कितने थे भैया? 3 नियम दिए। पहला है बेटा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है,
यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, वह विराम में ही रहना रहेगी, विराम में ही रहेगी, तथा कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, ठीक है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, तथा कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान ही रहेगी, गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए, हो गया। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। ध्यान रखो, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगी और गतिमान है तो गतिमान रहेगी, तथा वो क्या कहते हैं, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। भाई आप ये तो जानते हो कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी, और गतिमान है तो बेटा क्या रहना चाहेगी, गतिमान रहना चाहेगी। कब तक, जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। देखो इसी में से एक छोटी सी चीज निकल जाती है, जड़त्व। जड़त्व का थोड़ा ध्यान देना। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो वह विराम में ही रहेगी, और गतिज अवस्था में है, तो गतिमान ही रहेगी, गतिमान ही रहेगी। वस्तु के इसी गुण को, जड़त्व कहते हैं। वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। बात समझ में आई? कठिन हो गया? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, और गतिज अवस्था में है तो गतिमान ही रहेगी। वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। ऊपर ध्यान देना, ऊपर थोड़ा अंतर है, जब तक इस पर बाह्य बल ना लगा, दोनों में अंतर है। बात समझ में आई ना? तो एक वस्तु का गुण होता है और एक जो है बता रहा है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए तब तक वो अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती। बात समझ। अब जड़त्व की कई सारे उदाहरण हैं। उदाहरण जैसे हम अगर बस में बैठे रहते हैं, ठीक है ना, और बस वाला अचानक ब्रेक मारता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, ये होता है। आप देखे होंगे, आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि बस के साथ साथ हमारा जो शरीर का निचला भाग होता है बेटा, वो क्या होता है, गतिमान रहता है, और शरीर का जो ऊपरी वाला भाग होता है वो स्थिर रहना चाहता है। समझ आया? और जैसे ही बस वाला यानी बस अचानक स्टार्ट कर देता है तो निचला वाला भाग गतिमान हो जाता है। सपोज करो बस खड़ी है और अचानक बस वाला आया, गियर लगाया, आगे लेके चला गया, तो जब अचानक लेके बढ़ेगा तो हम पीछे की ओर चले जाएंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ आया ना?
तो उस स्थिति में हमारा निचला भाग जो होता है वो गतिमान हो जाता है और ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, स्थिर रहना चाहता है। ठीक है ना, जिस वजह से हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलो देखो ध्यान से, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हेडिंग है न्यूटन के गति का न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ध्यान दो, द्वितीय नियम क्या कहता है? पहला है, यहाँ से पहले मैं बता दूं द्वितीय नियम क्या है, क्या लिखेंगे? किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण की द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अर्थात F अनुक्रमानुपाती m इंटू p हो जाएगा। और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह रहेगा तो नियतांक आएगा, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा k m e हो जाएगा। लिख देंगे जहाँ k बराबर बेटा 1 प्रयोगों द्वारा पाया गया, ऐसे लिख सकते हैं प्रयोगों द्वारा पाया गया है, प्रयोगों द्वारा k बराबर 1 पाया गया। ठीक है भैया, तो यहाँ से ले सकते हैं F इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा m इंटू ए। बात समझ में आई ना? नोट करो जल्दी से, F इज इक्वल टू m इंटू ए हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं मात्रक क्या होगा? तो जो F का मात्रक देखो, F बराबर है बेटा m इंटू ए। m को लिख सकते हैं किलोग्राम, ए को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा हमको किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखना, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन। अर्थात बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, ठीक है ना? अब इसको मिटा देते हैं और एक नोट लिखाते हैं। हेडिंग लिखना नोट। क्या है नोट? देखो ध्यान से, तो लिखने चल रहे हैं बेटा, यहाँ लिखने चल रहे हैं नोट। एसआई पद्धति में बल का मात्रक
SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। तथा CGS पद्धति में CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। क्या होता है बेटा? डाइन होता है। ठीक है ना? और यहाँ लिख देते हैं 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है ना? स्पेलिंग DYNE होता है। ठीक है ना? डाइन। नोट कर, समझ में आ गया? हो गया? अब अगली डिग्री लिखेंगे हम गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम देखो, ध्यान से यहाँ से लिख सकते हैं। किसी वस्तु पर जितना बल हम लगाते हैं, ठीक है, वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल आरोपित करती है। हो गया? आरोपित करती है। बात समझ में आया? देखो ध्यान से, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बात समझ गई ना? मतलब हम किसी वस्तु पे जितना बल लगाते हैं वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल आरोपित करती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। किसी भी वस्तु पे जितना बल हम अगर लगाते हैं वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाएगी। यही न्यूटन का क्या है? तृतीय नियम है। इसे हम क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हम एक थप्पड़ दीवार पर मारते हैं तो चोट तो हमारे हाथ को भी लगती है और दीवार को भी लगती है कि नहीं? ठीक है, सुने हो ना कि लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है बेटा, हैं? काहे के लिए कहा? फिजिक्स है ये। लंबी छलांग मारना है तो 2 कदम पीछे। तो 2 कदम पीछे का मतलब ये हो गया कि हम जितना बल पृथ्वी पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, उतना ही पृथ्वी हम पर अप्लाई कर देगी और हमारी छलांग क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। बात समझ में ना? और हम बहुत दूर जा करके लंबी कूद में गिर सकते हैं। कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। क्या है ये? न्यूटन की गति का तृतीय नियम। बात समझ में आ गई? अगले लिखेंगे संवेग। इसको मिटा देते हैं। संवेग, ठीक है। संवेग क्या है? यहाँ लिखेंगे किसी वस्तु के द्रव्यमान
तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा? संवेग कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और लिखना P बराबर m इंटू वी। P बराबर क्या आ जाएगा? m इंटू वी। बात समझ में आ गई? P बराबर क्या आएगा? m इंटू वी। यहाँ से लिख सकते हैं मात्रक। मात्रक क्या निकलेगा बेटा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो मात्रक जो मिल गया हमको, मिल गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आई? विमा क्या होगा? विमा देखो ध्यान से, m का तो कैपिटल M होगा। वेग की विमा होती है LT माइनस 1। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा बेटा MLT माइनस 1। हो जाएगा नोट कर लो जल्दी, इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, हो गया। अगली हेडिंग है आओ चलते हैं। हमने 2-3 नियम बता दिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हेडिंग लिखेंगे संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। ठीक है, संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। ठीक है ना? देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v हो। यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो, यदि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m हो, तो प्रारंभिक संवेग P1 बराबर बेटा हो जाएगा mu। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अंतिम संवेग P2 बराबर mv। इक्वेशन नंबर बेटा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अगर से लिखेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के
हैं, हम जानते हैं कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समांतराल होता है। वेग परिवर्तन बटे समांतराल, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अब लिख देंगे ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ए बराबर एफ बराबर हो जाएगा एम इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब डेल्टा बी की वैल्यू तो हम लोगों ने पढ़ा है v माइनस यू, पढ़े हैं नहीं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा m इंटू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। इस m का मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका इसमें करना है, तो क्या बनेगा f इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन में डेल्टा टी। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? नोट करो भाई जल्दी, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर आवाज़ थोड़ा धीरे हो तो ईयरफोन लगा लिया करो भाई तुम लोग, ठीक है ना? हाँ चलो देखो ध्यान से, अब लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं बेटा f इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी, और इसी को P2 माइनस P1 को हम कह सकते हैं डेल्टा P। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी बेटा डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। बल की एक नई परिभाषा आपके पास आ गई। यहाँ लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते, दर को बल कहते हैं, हो गया ना? बात समझ में आ गई? समझ में आ गया ना? इसे नोट कर लो भाई। हो गया? हेडिंग लिखेंगे बल का आवेग। अगली हेडिंग है बेटा हमारा बल का आवेग। बल का आवेग, ठीक है ना? देखो ध्यान से, जब कोई बहुत बड़ा बल किसी पिंड पर, जब कोई बहुत बड़ा बल किसी पिंड पर, बहुत कम समय तक कार्य करके पिंड पर
बहुत कम समय तक कार्य करके, बहुत कम समय तक कार्य करके, बहुत कम समय तक कार्य करके हो गया, बहुत कम समय तक कार्य करके संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है। संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है। संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है। तो बल तथा सूक्ष्म समय को करता है। तो बल तथा सूक्ष्म समय को बल तथा सूक्ष्म समय को अलग अलग सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। समय को अलग अलग सुनिश्चित करना, अलग अलग सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता है, ठीक है ना, कठिन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, कठिन हो जाता है। जैसे जब कोई बल्लेबाज तेज आती हुई गेंद को बल्ले से मारता है तो बल्ले और गेंद का संपर्क बहुत कम समय तक रहता है। ऐसी स्थिति में गेंद पर आरोपित बल व समय अवधि को अलग अलग ज्ञात करना जटिल हो जाता है, किंतु बल और समय का गुणनफल जो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, एक नापने योग्य भौतिक राशि है। बल और समयावधि का गुणनफल आवेग कहलाता है। यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात बल तथा समयावधि का गुणनफल, समयावधि का गुणनफल आवेग कहलाता है। आवेग कहलाता है। आवेग कहलाता है। बात समझ में आ गई? कठिन हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी नोट कर लो इसको मिटा दें। इसे इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इम्पल्स। ठीक है। अगले रीडिंग है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है ना, देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेडी लिखेंगे हम लोग बेटा। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यदि हम किसी वस्तु पर, यदि हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाएं तो
तो किसी वस्तु से टकराने के पहले का सब तो वस्तु के किसी वस्तु से टकराने का संवेग टकराने के बाद के संवेग के बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है। ठीक है, ये टकराने के बाद के संवेग के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं F बराबर होता है बेटा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ लगने वाला बल जो है F क्या है, शून्य है, तो यहाँ शून्य रख देंगे तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T अपॉन 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेल्टा P की वैल्यू हो जाएगी 0। डेल्टा P को P2 माइनस P1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो P2 इक्वल टू P1 निकल आया कि नहीं निकल आया, बात समझ में। यहाँ लिख सकते हैं अतः टकराने की बाद का संवेग बराबर टकराने के पहले का संवेग, टकराने के पहले का संवेग। नोट करो, टकराने के बाद का संवेग बराबर टकराने के पहले का संवेग। हो गया, कलर वाइज इसको मिटा देते हैं। आइए हम लोग एक थोड़ा सवाल लगा लेते हैं, ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद जो है करेंगे आगे। सवाल क्या है, देखो ध्यान से। देखो भाई ध्यान से, सवाल है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से 5 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से गतिमान है, प्रारंभिक वेग से गतिमान है, प्रारंभिक वेग से गतिमान है। ठीक है, प्रारंभिक वेग से गतिमान है। पिंड पर 8 सेकंड तक एक समान बल, पिंड पर 8 सेकंड तक एक समान बल आरोपित करने से पिंड का वेग पिंड का वेग 21 मीटर पर सेकंड हो गया, वेग 21 मीटर प्रति सेकंड हो गया। खत्म हो गया। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए।
पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। आरोपित बल की गणना कीजिए। हो गया? लिखेंगे दिया है प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दिया है? 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। और क्या है? पिंड पर 8 सेकंड तक एक समान बल आरोपित होता है। t बराबर है बेटा 8 सेकंड। 8 सेकंड, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में जो पिंड का 8 सेकंड के बाद जो बल लगाया जाता है तो v बराबर हो जाता है 21 मीटर प्रति सेकंड। और f बराबर है क्वेश्चन मार्क। m बराबर है बेटा 2 किलोग्राम। मतलब अगर a मिल जाए तो काम चल जाए। यहाँ लिख देंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण बेटा v इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू है 21 इक्वल टू u का मान है बेटा 5 प्लस a इंटू टी का मान है 8 सेकेंड। अब यहाँ से क्या मिलेगा? 21 माइनस 5 इक्वल टू 8a। तो 8a बराबर हो जाएगा 16। तो a बराबर हो जाएगा बेटा 16 बटे 8। 8 इतना मार दूंगा 16। a बराबर बेटा मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a बराबर क्या मिलेगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब लिख सकते हो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम क्या है? F बराबर m इंटू ए। m का मान बेटा 2 इंटू ए का मान भी 2। F बराबर कितना आ गया? 4 न्यूटन। तो जो उस पर बल लगाया गया F का मान आ गया बेटा 4 न्यूटन। नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, नोट हो गया? कर लो भाई। इसको इरेज करते रहे। ठीक है भैया। अब ऐसे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए और कोशिश करना कि सब लगा लेना। ठीक है, और अब जो है भैया अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डेरिवेशन और है इसी चैप्टर में। तब तक जो है आप लोग ऐसे पढ़ते रहो, लगाते रहो भाई। नोट्स जो है अगर मान लेते हैं आपका विद्यालय शायद 5 सितंबर से खुलेगा। ठीक है, और जब 5 सितंबर से खुलेगा तो आप अपने नोट्स ले करके स्कूल आइए। ठीक है, क्योंकि बिना नोट्स चेक किए हुए हम बैठने नहीं देंगे, खासकर मेरी क्लास में है ना। हाँ, तो नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है ना भाई? कंफर्म हो गया कि नहीं? हो गया ना? तो नोट्स लेके मिलो भाई तुम लोग। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन की गति के नियम, इसको अच्छे से करके आना। ठीक है, हाँ, जितने भी चैप्टर्स हैं एक भी मत छोड़ना कि पता चले एक आध करो एक आध बीच में छोड़ दो। यहाँ तो चेक होगा ही, जब तक साइन नहीं होगी तब तक जो है चेक नहीं होगा। ठीक है।